नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेको साइंस में स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कक्षा 10वीं का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब अपन आगे पढ़ेंगे आयनिक यौगिक, किस प्रकार से आयनिक यौगिक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल से बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, आयनिक यौगिक क्या होता है? विपरीत आवेशित जो आयन होते हैं यानी कि प्लस माइनस, ये विपरीत आवेशित है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे और मजबूती से जुड़ेंगे और आयनिक यौगिक बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल ले NaCl का, NaCl, यहाँ पे Na होता है प्लस वाला चार्ज, Cl होता है माइनस चार्ज। तो ये दोनों विपरीत आवेशित है, ये दोनों जुड़ के एक आयनिक यौगिक का निर्माण किया NaCl। इसका नाम होता है नमक, सोडियम क्लोराइड। अब इस उदाहरण को लेके इसकी आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की अपन बात करते हैं। ये उदाहरण दिमाग में रखना है। और पहला गुणधर्म क्या है? भौतिक प्रकृति। जैसे ये NaCl है, नमक है, तो नमक जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है, और कुछ कठोर होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, और सामान्य या भंगूर अवस्था में रहता है। भंगूर होते हैं। भंगूर का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसी वस्तु है ठोस है जिसके ऊपर अपन प्रहार करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं भंगूर अवस्था। तो नमक भंगूर अवस्था में होता है, यानी कि इसकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है? ठोस, कुछ कठोर भी होता है और भंगूर अवस्था में होता है। दूसरा इसका गुणधर्म क्या है? गलनांक और क्वथनांक इनका हाई होता है। गलनांक और क्वथनांक इन दोनों इनका उच्च होता है। तीसरा गुणधर्म क्या है? घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जो होता है वो प्राय जल में घुलनशील होता है। जल में अगर नमक, अपन जल में नमक डालेंगे तो वो घुल जाएगा, तो वो घुलनशील है। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे जो विलायक होते हैं उनमें क्या होता है? अविलेय होता है। केरोसिन में डालेंगे, पेट्रोल में डालेंगे तो ये विलय नहीं होगा, अविलय होता है। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। ठोस रूप में ये होता है जब विद्युत का चालन नहीं करता, जब गलित अवस्था में होता है, जल में डला हुआ है, घुला हुआ है, तो वो विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, तो ये आयनिक यौगिक के एग्जाम्पल हो गए, उनके गुणधर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं धातुओं की प्राप्ति, कि धातुओं की किस प्रकार से प्राप्ति होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है खनिज। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है तत्व है, यौगिक है, उनको अपन क्या कहेंगे? खनिज शब्द कहेंगे। ठीक है, और जो अयस्क होते हैं वो क्या होता है? वे खनिज, खनिजों से क्या बनते हैं? अयस्क बनते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। अधिक मात्रा में धातु होती है, उन्हें निकाल सकते हैं अपन आसानी से। खनिजों से क्या बनते हैं? अयस्क बनते हैं। ठीक है, तो ये धातु, ये खनिज और अयस्क हो गया, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आता है सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? देखो, अपन ने सक्रियता श्रेणी देखी थी जिसके अंदर सबसे ऊपर क्या था? पोटेशियम था, फिर सोडियम था, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें थी। तो पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे अपन को पता है कि ऊपर वाले जो अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत का अपघटन करना पड़ता है, स्वतंत्र रूप से ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जिंक, आयरन, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे मध्यम अभिक्रियाशीलता होते हैं। ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन का अपचयन करते हैं, यानी कि जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, ये सारे जितने भी होते हैं, सल्फाइड बना दिया, ऑक्साइड बना दिया, कार्बोनेट बना दिया, ये अयस्क के रूप में भी बनाते हैं। अयस्क के रूप में कार्बन के रूप में इनका अपचयन होता है। ठीक है, और सबसे कम जो अभिक्रियाशील धातु है जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, सोना, चांदी, ये जो है ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। वह धातुओं का निष्कर्षण, किस प्रकार से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त करना। अयस्क है, उस अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करती है? उसके कुछ चरण है। पहला चरण क्या है? अयस्कों का समृद्धिकरण करना। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण करना, उसके बाद में धातुओं का परीक्षण करना, ये होता है धातुओं का निष्कर्षण करने के चरण। अब अयस्क है, तो अयस्क का सांद्रण किस प्रकार से होता है वो चीज देखते हैं। देखो, अयस्क का सांद्रण जो होता है तीन प्रकार से हो सकता है। अयस्क का सांद्रण, एक उच्च अभिक्रियाशील धातु हो, मध्यम अभिक्रियाशील धातु हो और
निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हो, इनके द्वारा अपन कर सकते हैं इनका सांद्रण। क्या? उच्च अभिक्रियाशील धातु हो सकती है, मध्यम हो सकती है और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हो सकती है सांद्रण के लिए। सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील जो धातु है, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो ऊपर वाली थी, वो गलित धातु का विद्युत अपघटन करता है। गलित धातु का क्या करता है? विद्युत अपघटन करता है और शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और मध्यम जो अभिक्रियाशील धातुएं थी, वह या तो सल्फेट एस्क बनाएंगे या फिर कार्बोनेट एस्क बनाएंगे, जैसे कि मरकरी HgS, ये जिंक सल्फेट हो गया है, और ये जिंक कार्बोनेट हो गया। तो ये मध्यम जो धातुएं होती हैं, वो सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में एस्क का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। और निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है, वो सल्फाइड एस्क बनाते हैं। अब सल्फाइड एस्क कैसे? देखो, सल्फाइड एस्क बनता है और सल्फाइड एस्क से क्या बनता है? फिर भर्जन की क्रिया होती है और भर्जन से फिर धातु बनता है। धातु का फिर क्या होता है? परिष्करण होता है। ठीक है। और जो जैसे सल्फाइड एस्क बना था यहाँ पे जो ये सल्फाइड एस्क बना था, सल्फाइड एस्क जो है, इसका भी भर्जन होता है स्नेहबार वायु की उपस्थिति में। और जो कार्बोनेट एस्क है, इसका फिर आगे क्या होता है? निस्तापन होता है। और ये सीमित वायु देते हैं तो फिर निस्तापन की क्रिया संपन्न होती है। और भर्जन और निस्तापन दोनों मिलकर धातु को क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। और फिर उस धातु का क्या होता है? अपचयन, और फिर धातु का शोधन होता है। तो प्रश्न पूछा है कि धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त चरण कौन कौन से है, तो आपको इस प्रकार से ये है, और इसके अंदर आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ मुख्य परिभाषाएं। देखो, गैंग, गैंग क्या होता है, भर्जन क्या होता है, गैंग हो गया, भर्जन हो गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनका सीधा सीधा सवाल परीक्षा में पूछा हुआ है। गैंग क्या होता है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा था पहले, खालिस्तान के रूप में। गैंग किसे कहते हैं? गैंग की परिभाषा सीधी सीधी आपको याद रखनी है। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को भर्जन की क्रिया कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों का भर्जन हमेशा सल्फाइड अयस्कों का होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। सल्फाइड अयस्क होते हैं, इनका हमेशा क्या होता है? भर्जन होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में अपन अभिक्रिया देख सकते हैं कि ZnS जिंक सल्फेट है। इस जिंक सल्फेट का की क्रिया किससे करवाई? ऑक्सीजन से करवाई, यानी कि वायु की उपस्थिति में करवाई इसकी क्रिया। तो यहाँ पे ताप दिया, ताप क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फेट ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड और SO2, ZnO प्लस SO2 प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? जो सल्फाइड अयस्क था, सल्फाइड अयस्क ZnS है, इसकी क्रिया करवाई वायु की उपस्थिति के अंदर, ये वायु की उपस्थिति में क्रिया हुई और यहाँ पे क्या बना देगा? ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे जिंक सल्फेट बना दिया, ऑक्साइड बन गया। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? भर्जन की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा और एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नीचे देख सकते हैं अपन। HJS की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई, तो यहाँ पे ये ऑक्साइड बन जाएगा HgO और SO2 बन जाएगा। यहाँ पे ये मरकरी जो सल्फाइड है HgS होता है, इसको सिनेबार बोला जाता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से भर्जन हो गया। भर्जन का पूछेंगे, आपको ये दो एग्जाम्पल लिखने हैं और ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं विस्थापन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है। निस्तापन कार्बनिक अयस्कों को, यहाँ पे देखो भर्जन किसका हो रहा है, यहाँ पे इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। भर्जन किसका हो रहा है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, भर्जन हो रहा है सल्फाइड अयस्कों का। ठीक है। निस्तापन किसका होता है? कार्बोनेट अयस्क का होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है और ये चीज ध्यान रखनी है। भर्जन सल्फाइड अयस्कों का होता है, निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक मात्रा पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी कि जिंक कार्बोनेट की क्रिया करवाई तो यहाँ पे ऑक्साइड बना। कौन सा ऑक्साइड बना? जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। कुल मिला के बाद ये है कि कार्बोनेट एस्क का हमेशा निस्तापन होता है और सल्फाइड एस्क का हमेशा भर्जन की क्रिया होती है। अब आगे देखते हैं अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचयक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करेंगे तो Zn जो अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। लास्ट में है कि धातु का निष्कर्षण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटन का परीक्षण करना।
विद्युत अपघटन का परीक्षण करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है, जिससे अपन अपद्रव्य यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हटा सकते हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये विद्युत अपघटनी परीक्षण दिया गया है। इसके अंदर कुछ नहीं है, एक यहाँ पे बीकर लिया हुआ है। इस बीकर के अंदर यहाँ पे क्या डाला है, यहाँ पे डाला है एक अम्लीय का विलयन डाला है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया है इसके अंदर, और एक छड़ लगा दी एनोड की, एक छड़ लगा दी कैथोड की। इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन डाला है, तो जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो यहाँ पे इस छड़ से ये कॉपर ऑक्साइड बाहर निकलेगा और इस छड़ के अंदर जाएगा। यहाँ से कॉपर बाहर निकलेगा और यहाँ से इसके इसके चारों तरफ से आके जम जाएगा, और जो अपद्रव्य होगा एनोड पंख के रूप में नीचे यहाँ पे पेंदे में आके, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे एनोड के ऊपर हमेशा अशुद्ध तांबा, एनोड जो है यहाँ पे इस छड़ के ऊपर हमेशा अशुद्ध तांबा होगा, और कैथोड पे क्या होगा, शुद्ध तांबा होगा। क्योंकि यहाँ से जो कॉपर है, तांबा जो है वो यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, एनोड के पास जा रहा है, माइनस के पास जा रहा है। तो ये कैथोड पे शुद्ध तांबा और एनोड पे अशुद्ध तांबा। और विलीन कौन सा है, विलीन है कॉपर सल्फेट का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में लिया गया है। विद्युत अपघटन से जब इसके अंदर क्या हो, देखो विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। एनोड से जो अशुद्ध धातु होती है वो विद्युत के अपघटन में घुल जाती है, और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर जो होता है वो विद्युत अपघटन से कैथोड पर विक्षेपित हो जाता है, और अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना, एनोड पंख क्या होता है, जो अशुद्धियां हैं वो पेंदे के ऊपर आ जाती है, जिसको अपन कहेंगे एनोड पंख। अब बात करते हैं संरक्षण। संरक्षण के बारे में अपने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं कि धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। सिल्वर, वायु की उपस्थिति सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण विद्युत जो वस्तु जो होती है वो काली पड़ जाती है। आपने देखा होगा सिल्वर की जो वस्तुएं होती है वो वायु के संपर्क में जब होती है तो वो काली पड़ जाती है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनता है। अपन जो अपने घरों के अंदर जैसे कॉपर के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो ऐसे हरे रंग के टाइप ऐसे से हो जाते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट होता है। अब लोहे के ऊपर किस प्रकार लगता है, आर्द्र वायु में लोहे का जो भूरे रंग के पदार्थ परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और संरक्षण से सुरक्षा कैसे करेंगे अपन, लोहे के जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीज लगा के, रसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण एवं मिश्र धातु बना के अपन इसका संरक्षण कर सकते हैं लोहे का। यशद लेपन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्त यानी कि जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसे यशद लेपन की क्रिया कहते हैं। दिस इज ए इम्पोर्टेंट, ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो लास्ट है मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। जैसे इस्पात है, इस्पात किससे मिलकर बनाता है, स्टील जिसे कहते हैं। लोहा और निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ये आपको ध्यान रखनी है, जो मिश्र धातु है ये आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछेंगे। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। सोल्डर जो होता है ये लेड और टिन से मिलकर बना होता है। अमलगम जो होता है ये मरकरी, पारा यानी कि पारद और अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखने हैं, इतने भी अशुद्धियाँ जो मिश्र धातु दे रखी है ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से एक सवाल जरूर बनेगा, तो ये इम्पोर्टेंट हमने इस चैप्टर को अपन ने कंप्लीट करने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।